नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम एस्ट्रो दुनिया में। एस्ट्रो दुनिया में हमारे साथ हैं बाजार विशेषज्ञ और ज्योतिषाचार्य राजीव प्रकाश जी अग्रवाल। राजीव जी, स्वागत है आपका एस्ट्रो दुनिया में। राजीव जी, शो को हम आगे बढ़ाते हैं, चालू करते हैं और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये सप्ताह शेयर बाजार का रहेगा, उतार चढ़ाव का रहेगा, या देश विदेश में कोई राजनीतिक या कोई और उथल पुथल। सबसे पहले दर्शकों मैं आपको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए भी सांता क्लॉज बहुत सारे गिफ्ट लेके आए और अगला वर्ष आपका बहुत सुखमय हो। तो दोस्तों, मैंने पिछले सप्ताह भी कहा था कि इस वक्त एक बड़ा ग्रह परिवर्तन हो रहा है। यूरेनस 26 दिसंबर को मार्गी हो रहा है और 29 दिसंबर को ये शनि के साथ ट्राइन बनाएगा। साथ ही शुक्र जो है 28 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। इससे इस सप्ताह में 30 या 31 दिसंबर के पहले पहले कोई बड़ी हवाई दुर्घटना या अन्य सड़क रेल दुर्घटनाएं हो सकती हैं। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में कोई बड़े भूकंप भी आ सकते हैं। मौसम बहुत परिवर्तित हो सकता है, ठंड में वृद्धि हो सकती है, आगजनी की भी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे अप्रिय समाचार भी आ सकते हैं जिसका नेगेटिव प्रभाव जो है उस शेयर बाजार पे आ सकता है। अब हम आते हैं अगले सप्ताह के शेयर बाजार पर। तो दोस्तों, जैसा हमने पिछले सप्ताह आपको कहा था कि शेयर बाजार में गिरावट आएगी और निफ्टी जो है 7,950 तक जा सकता है या उसके नीचे जा सकता है। बैंक निफ्टी भी हमने कहा था कि 8,900 के नीचे जा सकता है। वैसा ही हुआ। पिछले सप्ताह में बाजार में गिरावट रहा और निफ्टी ने 7,950 के लगभग का न्यूनतम स्तर छुआ और बैंक निफ्टी ने भी जो है 18,850 का न्यूनतम स्तर छुआ है। अगले सप्ताह की बात करें तो मंडे हो सकता है बाजार थोड़ा सा ऊपर जाए, लेकिन मंगलवार को मैं फिर से बाजार में गिरावट देख रहा हूँ और यह सप्ताह भी बहुत उतार चढ़ाव का है। सावधानी से काम करें और ये ध्यान रखें कि हो सकता है कि एक बार 7,900 का स्तर इस सप्ताह टूट जाए, तो सावधानी से काम करें और रात को जो है क्लोजिंग मार्केट में कोई बड़ा पोजीशन लेके नहीं जाएं, सावधानी के साथ चलें। हाँ, जनवरी 2 तारीख के बाद मैं आपको अग्रिम बता रहा हूँ, जनवरी 2 तारीख से बाज़ारों में फिर एक से तेज़ी की शुरुआत होगी। वो थोड़े समय चलेगी, उसके लिए मैं अगले एपिसोड में आपको विस्तृत बताऊँगा। अब हम आते हैं सोना चांदी पर। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि सोना चांदी में एक गिरावट और पिछले सप्ताह होगी, वैसा ही हुआ। थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन सोना चांदी में जो लोग लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 20 से 21 दिसंबर के बीच में सोना चांदी का एक बॉटम बना है, जो कॉमेक्स के भाव में अगर हम कहें तो 1124 का है गोल्ड का, सोने का, और चांदी का 1560 का एक न्यूनतम स्तर बना है। मुझे ऐसा लगता है कि यह बॉटम शायद बन चुका है या एक बॉटम और 22 तारीख को एक दिन आगे या एक दिन पीछे 26 तारीख को 27 दिसंबर को अगले सप्ताह एक बॉटम और बनना चाहिए। उसमें एक दिन आगे पीछे हो सकता है, या तो वो 26 दिसंबर को हो सकता है या वो 28 दिसंबर को हो सकता है। मतलब 27 तारीख को एक दिन आगे पीछे मान के चलें। अब इसमें देखना है कि पिछला बॉटम टूटता है या नहीं टूटता है, लेकिन मेरी ये सलाह है जिनको लंबे समय के लिए पैसा लगाना है सोना चांदी में, 27 तारीख के एक दिन आगे पीछे अपना आधा पोजीशन आप खरीद लें और आधा पोजीशन अगर आगे कोई गिरावट मिलती है तो खरीदें, या जब ऊपर चला आता है तो वहाँ पे खरीदें। मुझे लगता है कि अगर मैं जून तक बात करूँ तो सोना में एक बहुत अच्छी ऊंचाई देखने को मिलेगी और सोना कॉमेक्स में अगर हम बात करें तो पिछले साल का जो उच्चतम स्तर था वो 1370 का था, उसको सोना क्रॉस कर सकता है। और चांदी का जो उच्चतम स्तर था वो $22 था। यहाँ से मैं $3-4 और इसको ऊपर देख रहा हूँ और इसका उच्चतम स्तर मुझे लगता है कि 22 जून 2017 के आसपास बन जाएगा। अगर हम भारतीय रुपये में इसका भाव कहें तो पिछला जो इसका ऊंचाई थी सोने की वो 32,000 के आसपास थी और चांदी की ऊंचाई 48,000 के आसपास थी। मुझे लगता है ये दोनों ही ऊंचाई को इस वर्ष ये पार करेगा।
तो इस समय जो अगला सप्ताह है वो सोना चांदी लंबे समय के लिए खरीदने का समय है और इस समय गिरावट पे खरीदें तो आपको आगे आने वाले दिनों में लंबा लाभ मिलेगा। तो लंबे लाभ के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जैसे ही बड़ी गिरावट हो तो आप सोना या चांदी में अपना निवेश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं राजीव जी, राशियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मेष, वृषभ और मिथुन के बारे में जानते हैं। जी, राशिफल में जो अगला सप्ताह है मेष मिथुन राशि का, अब जैसे सबसे पहले मैं मेष राशि पे आता हूँ। मेष राशि के लिए सप्ताह अच्छा है, खुशी दिलाने वाला है, लोग खुश रहेंगे, धन में भी वृद्धि होगी, परिवार से सहयोग मिलेगा, विशेष रूप से पिता से। यात्रा के भी योग बन रहे हैं, हालांकि ये यात्रा छोटे स्तर के हैं बट यात्रा के योग बन रहे हैं और ये यात्रा लाभदायक रहेंगे। कुछ विवाद आपके चल रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य का पक्ष जो है वो चिंताजनक है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब आते हैं हम वृष राशि के लिए। वृष राशि के लिए यह सप्ताह जो है बड़े सावधानी से काम करने का है। कोई भी नया काम कर रहे हैं तो सावधानी से करें, क्योंकि आर्थिक नुकसान इसमें झेलना पड़ सकता है। लेकिन ये स्थिति बुधवार तक रहेगी और गुरुवार से वापस जो है फिर आपकी जो लाभ का समय है प्रारंभ हो जाएगा। अगर कोई आपका विवाद चल रहा है तो वो भी सप्ताहांत तक उसमें आपकी जीत हो सकती है। आपके प्रिय मित्र या प्रिय मेहमान का भी आगमन आपके घर में हो सकता है, जिससे आपकी खुशियों में वृद्धि होगी। अब मैं आता हूँ मिथुन राशि पर। तो मिथुन राशि में के लिए यह सप्ताह फिर से पुनः अच्छा है। आय में वृद्धि होगी। कोई रुका हुआ काम आपका है तो वो पुनः उसके हो जाने का खबर मिलेगा, या आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, रुका धन है तो वो भी आपको वापस मिल सकता है। बट गुरुवार शुक्रवार को कोई भी नया काम करने से सावधान रहें, उसमें थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो ये जो सप्ताह है मिथुन राशि वालों के लिए बढ़िया है। मेष, वृषभ, मिथुन राशि के बाद राजीव जी एक अहम सवाल जो हमारे दर्शक जानना चाहते थे कि हम ज्योतिष में ज्योतिष के या ग्रहों के अनुकूल जो उपाय होते हैं वो उपाय हम हमारे इस कार्यक्रम में नहीं बताते, उसका कारण क्या है? देखिए विजय जी, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब ज्योतिष में लोग परेशान होते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, ग्रहों के अनुसार उनको कहा जाता है कि पुखराज पहन लीजिए, पन्ना पहन लीजिए, नीलम पहन लीजिए, या भी और कोई रत्न जो है वो पहन लीजिए, या उनको कहा जाता है कि आप इन ग्रहों के जाप कर लीजिए, है ना। मैं पहले प्रोग्राम भी में मैंने कहा था कि मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, बिल्कुल, लेकिन मेरा ये मानना है, अपने 15-16 साल की प्रैक्टिस में मैंने भी बहुत सारे लोगों को पत्थर पहनने की सलाह दी, पूजा करवाने की सलाह दी। लेकिन जब उस पर मैंने रिसर्च किया तो मैंने एक चीज़ पाई, पुखराज पहनाने के बाद या कोई भी रत्न पहनाने के बाद या कोई पूजा कराने के बाद किसी व्यक्ति का प्रॉब्लम कई बार 2 दिनों में ठीक हो जाता था, कई बार वो 2 महीने में ठीक होता था, कई बार 6 महीने में होता था, कुछ लोगों के नहीं भी होते थे। जब मैंने उनके कुंडलियों पर रिसर्च किया तो हमने देखा कि जो उनको फ़ायदा मिलता था एक्चुअल वो पत्थर से नहीं मिलता था या उस पूजा से नहीं मिलता था। वो फ़ायदा तब मिलता था जब उनका समय कुंडली में अच्छा आ जाता था। अब क्या होता था कि मैंने आज पुखराज पहन लिया और 8-10 दिन के बाद मेरे गोचर, मेरे ग्रह दशा अच्छे हो गए, तो मुझे क्या लगता है कि मेरे पुखराज ने काम कर गया और मेरा समय अच्छा हो गया, यानी कि वो लकी हो गया आपके लिए, सूट हाँ, कर गया आपको। तो लेकिन एक्चुअल जो है रत्न पहनने से या पूजा कराने से समय परिवर्तित हो जाएगा, ये मेरे अनुभव में नहीं आया। जब आपका समय आता है तभी आपका जो है अच्छे समय, जब ग्रह अच्छे आते हैं तभी आपका अच्छा समय प्रारंभ होता है। हाँ, आप इसका प्रभाव यूँ भी देखिए कि कुछ काफ़ी बड़े बड़े लोग किन्हीं कारणों से जेल गए, जिसमें आप संजय दत्त को देख लीजिए, सहारा को देख लीजिए। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि उनके पास अच्छे ज्योतिषी नहीं होंगे जी, वो उपाय करके बाहर आ जाते। आज 1-2 साल सहारा ने जेल में समय काटा, संजय दत्त जी ने काफ़ी लंबा समय काटा। तो देखिए, जब तक आपका बुरा समय है तब तक उसको काटना है, जैसे ही आपका अच्छा समय आता है तो आप पुनः वापस आ जाते हैं। अब इसको यूँ भी हम एक विजय जी समझें कि बुरा अच्छा समय है क्या। देखिए, बुरा समय आप समझिए तब प्रारंभ होता है जब आप अपने आप पर विश्वास करना छोड़ देते हैं जी। देखिए, बुरा ग्रह जब आता है, कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। हाँ, कॉन्फिडेंस लूज। जब बुरा समय आता है तो आदमी सबसे पहले अपने ऊपर ही विश्वास छोड़ देता है और यहीं से उसकी कमी शुरुआत होती है। तो क्या होता है, जब आपको अपने आप पर विश्वास नहीं रहा तो उसके आपके सारे काम जो हैं वो नेगेटिव होते चले जाएंगे, और बुरा ग्रह यही करता है, यानी कि लूज कॉन्फिडेंस में आप गलत निर्णय लेने लग जाते हैं जी। तो बुरा ग्रह आके क्या करता है, आपके मस्तिष्क में एक नेगेटिव एनर्जी डालता है। अब वो नेगेटिव एनर्जी क्या करता है कि आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रहता है। फिर आप क्या करते हैं, इधर उधर का सहारा लेने लगते हैं
इससे ठीक हो जाएगा, उससे ठीक हो जाएगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। लेकिन जब तक आदमी का अच्छा समय चलता है उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है, और जब अपने आप पर कॉन्फिडेंस होता है तो वो जो भी काम करता है वो सफलतापूर्वक करता है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर आपका समय खराब भी चल रहा है तो सबसे पहले अपने विश्वास को ना खोने दें, अपने ऊपर विश्वास करें। दुनिया पे विश्वास नहीं करें, अपने ऊपर विश्वास करें, अपने कामों पर विश्वास करें। आपके जो जिंदगी के गोल हैं, जो टारगेट हैं, उस पर विश्वास करें और उस पर काम करें। अगर आप उस पर करते हैं तो निश्चित रूप से आपके बुरे ग्रह भी आपका बुरा नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप आत्मविश्वास बढ़ाएं, आत्मविश्वास को प्रबल करें, आत्मविश्वास को और ज्यादा सुदृढ़ करें, और उसके बाद आप थोड़ा सा इंतजार करें, वेट यूर गुड टाइम। देखिए, इसमें मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप जब बुरा समय आता है आदमी का, तो ना वो अपने कपड़े पे ध्यान देता है, न अपने खाने पे ध्यान देता है, क्योंकि विश्वास खो चुका होता है, और न अपने रहन सहन पे ध्यान देता है। तो ये देख के समझ में आता है उसके बुरे ग्रह आ गए। लेकिन आप क्या करें, जब आपको लगे कि समय खराब है उस समय भी अपने आप को खुश रखें जी। आप मेहनत ज़्यादा करें, अच्छे कपड़े पहनें, अच्छा खाना खाएं। उससे क्या होगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, और जब मन प्रसन्न रहेगा तो वो खराब ग्रह भी आपका ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाएंगे और धीरे धीरे वो परिवर्तित होते चले जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ बताइए, आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना होने दें, आप अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर ना होने दें। आत्मविश्वास का आपका कमज़ोर होगा तो जो खराब समय आपका चल रहा है ग्रहों के अनुसार, तो उसमें आप और ज़्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। राजीव जी, आगे बढ़ते हैं, कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में जानते हैं। और मैं अगली राशि बताने से पहले एक ही बात कहूँगा कि सारे खराब ग्रहों का एक ही इलाज है, अपने पे विश्वास रखना, हमेशा खुश रहना, परिवार को खुश रखना, मित्रों को खुश रखना। अगर ये 4-5 काम आप कर सकते हैं तो आपका गोल, आपका टारगेट कोई छीन नहीं सकता है। तो ये प्रैक्टिकल है दोस्तों, ये आप करें। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ज्योतिष में बताए गए उपायों, पुखराज पहनना या रत्न पहनना या पूजा कराना, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, आप करें, लेकिन ये सोच के नहीं करें कि आप उसके करने से आपका समय परिवर्तित हो जाएगा। वो एक माध्यम है, लेकिन उस पर डिपेंड न रहें। आप अपना जो ऊर्जा है उसको संचारित करते रहें, ऊर्जा को बढ़ाते रहें, आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। जी, अब आते हैं हम कर्क राशि पर। कर्क राशि के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है, सभी प्रकार से अच्छा है, आप इंजॉय करें जी। नए साल का स्वागत करें, आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप धन का आगमन आपके लिए अच्छा होगा, अपनी मेहनत को आप बढ़ा दें। कहीं आपका बकाया कुछ पड़ा हुआ है तो उसके वापसी आने की उम्मीद है। अगर कोई केस मुकदमा कोर्ट में चल रहा है आपका, तो उसमें भी आपकी जीत हो सकती है। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। अब मैं आता हूँ सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए भी यह सप्ताह सफलता में वृद्धि देने वाला है। आपको मित्रों का, परिवार का भी सहयोग मिलेगा। साथ ही किसी नई योजना पे काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह सप्ताह आपको सफलता देगा और इस योजना की शुरुआत हो सकती है। अब मैं आता हूँ कन्या राशि पे। कन्या राशि के लिए भी ये सप्ताह पुरानी समस्याओं से मुक्ति का है या सुधार का है। जो काफ़ी समय से आप परेशान चल रहे थे, वहाँ से समस्याओं में आपको कमी दिखने लगेगी और एक नया रास्ता आपके लिए खुलेगा। आर्थिक लाभ का पक्ष देखें तो वह भी काफ़ी अच्छा है। तो ये थे ये सप्ताह कर्क, सिंह, कन्या राशि के जी। अब आते हैं हम अपने प्रश्न पे, प्रश्नों पर आते हैं जो दर्शकों ने हमसे सवाल पूछे हैं। राजीव जी, हितेश जैन हैं विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से। उनका सवाल ये है कि उनका विवाह कब होगा, काफ़ी लंबा समय हो गया है, उनके विवाह में तकलीफें आ रही हैं। उनका जन्म है 2 अक्टूबर 1987, समय है शाम 5:45। हितेश जी ने विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से सवाल पूछा है। तो हितेश जी की कुंडली जो है वो मीन लगन की है और राशि इनकी मकर है। तो हितेश जी, आपके सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, शुक्र और केतु बैठा हुआ है और सामने से राहु की दृष्टि है। तो आपने प्रश्न किया है विवाह का, तो मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि विवाह का योग आपका प्रारंभ हो चुका है और अगले वर्ष अगस्त के पहले पहले विवाह आपका हो जाएगा। तो उसमें आगे बढ़ें। लेकिन साथ ही मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि आपके 4 ग्रह सप्तम भाव में बैठे हुए हैं जो इस बात की सूचना दे रहे हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में टकराव आ सकते हैं। तो विवाह से पूर्व भली भांति आप किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी से अपनी कुंडली मिलवा लें और सोच समझकर पार्टनर का चुनाव करें ताकि भविष्य में आने वाली समस्या नहीं हो या कम हो। जी, विवाह में विलंब है तो कहीं न कहीं विवाह उपरांत भी
परेशानियां हैं, इसलिए अच्छे पंडित, अच्छे ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली दिखवाएं। और ये पंडित जी की एक सलाह भी दे सकते हैं कि कुंडली मिलान के बाद ही हाँ, कुंडली मिलान जो है लेकिन अपना विवाह साथी का चयन योग करें। अभी इनका चल रहा है और अगस्त 2017 के पहले पहले इनका विवाह हो जाना चाहिए जी। और मुझे लगता है विवाह थोड़े दूर में होगा इनका और इनकी कुंडली से वो पश्चिम दक्षिण में हो सकता है दिशा। जी। आगे बढ़ते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में जानते हैं। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह जो है आपके काम समय पे हो जाएंगे, आय में भी वृद्धि होगी, रुके धन की प्राप्ति हो सकती है। और अगर ऋण संबंधी कहीं ऋण लेने के लिए का प्रयास कर रहे हैं किसी बैंक से या कहीं से अपने बिजनेस व्यापार के लिए, तो इसमें मुझे लग रहा है आपको सफलता मिलेगी, आप उसमें प्रयास बढ़ाएं। साथ ही कहीं बाहर की यात्रा का भी योग बन रहा है, आप घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन घूमने में भी ये व्यवसायिक लाभ देने की स्थिति में है। अब आते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये सप्ताह आर्थिक मजबूती का है, साथ ही घर में कोई अच्छा मांगलिक कार्य मुझे लग रहा है कि होगा और साथ ही कुछ नए मकान और नए जमीन के भी योग आपके लिए बन रहे हैं। अब इसके बाद मैं आता हूँ धनु राशि पे। धनु राशि का भी ये सप्ताह जो है भाग्य में वृद्धि करने का है, कार्य आपके समय पे हो जाएंगे, अपनी मेहनत को बढ़ाएं और साझेदारी का कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ की स्थिति बन रही है। और सप्ताहांत तक मतलब शनिवार तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार के राशिफल में कि कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। तो ये तीनों राशियों के बारे में आपने जाना। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप राजीव प्रकाश अग्रवाल जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप मैसेज करके आप उनको अपने परेशानी या जो आप पूछना चाहते हैं वो सवाल उनको भेज सकते हैं। नंबर आपको बता दें 9669991900। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान आपको उसमें लिखना होगा। आगे बढ़ेंगे, राजीव जी, मकर, कुंभ और मीन, इन तीनों राशियों के बारे में जानिए। देखिए, मकर राशि के लिए सप्ताह नुकसान देने वाला है, सावधानी बरतने वाला है और कोई भी नया काम इस सप्ताह न प्रारंभ करें और कोई भी कदम सोच समझ के उठाएं क्योंकि आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ ही पारिवारिक विवाद भी हो सकता है, तो मकर राशि वालों के लिए मैं कहूँगा ये सप्ताह सावधानी भरा है। इसके बाद आते हैं हम कुंभ राशि पे। कुंभ राशि का जो थोड़ा सप्ताह के शुरू में थोड़ी तकलीफें आएंगी, लेकिन मैं कहूँगा सप्ताह का जो अंत है वो बहुत सुखद है। मतलब बुधवार से आपकी स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा और आपको अच्छी खबरें मिलेगी, अच्छा काम होगा, अच्छा आर्थिक लाभ होगा। तो कुल मिला के कुंभ राशि वालों के लिए जो सप्ताह का अंत है वो बहुत अच्छा है। अब आता हूँ मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए भी ये सप्ताह काफ़ी बढ़िया है, आपके आय में वृद्धि होगी जी। साथ ही घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है या किसी मांगलिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं। साथ ही आप किसी नई योजना पर भी काम इस सप्ताह प्रारंभ कर सकते हैं। और जो लोगों का विदेशों से संबंध है तो मुझे लगता है विदेश से भी कुछ लाभ होने की स्थिति बन रही है। तो ये थे इस सप्ताह के राशिफल। राजीव जी, आगे बढ़ेंगे, शो को आगे बढ़ाएंगे और आज का हमारा विषय क्या है, सबसे पहले तो उस पर बात करेंगे। आज का हमारा विषय है नोटबंदी और नोटबंदी का भारत पर असर। क्या असर पड़ेगा, किस तरह प्रभाव डालेगा, ज्योतिष के हिसाब से नोटबंदी को किस तरह देखते हैं आप? देखिए विजय जी, ये जो नोटबंदी हुआ, अगर इसको हम ज्योतिष के आईने में देखें तो यूरेनस जो है वक्री हुआ और वक्री यूरेनस ने ये स्थिति पैदा की जी। और जो अगला वर्ष हम देखेंगे तो ऐसे कई घटनाएं और होंगी जिसको दुस्साहसिक घटना हम कहेंगे 2017 में जी। अब आप देखेंगे तो आज सारी पार्टियां, सारे नेता ये कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि नोटबंदी होने की वजह से गरीबों को बहुत तकलीफ हो रही है और इससे देश को बहुत आर्थिक नुकसान होगा। अगर हम ज्योतिष के होने के नाते, साथ ही एक भारतीय होने के नाते अगर हम इसको देखें कि नोटबंदी से क्या हो रहा है, तो आप देखिए कि देश की आज़ादी के बाद से जो भी पार्टी सत्ता में आई, कोई भी पार्टी, सबने एक ही बात कहा, गरीबी खत्म करेंगे, गरीबी हटाओ, गरीब खत्म करेंगे। लेकिन अनंतोगत्ता 70 साल के इतिहास में देश की आज़ादी के बाद हमने क्या पाया? गरीब जहां है वहीं है जी। अगर परिवर्तन आया तो नेताओं में आया। हाँ, हर नेता, अगर एक नेता गरीबी से उठकर अगर उसने चुनाव लड़ा तो साल दर साल उसकी मतलब आज, हाँ, आज अगर मैं कहूं कि इस देश में सबसे ज्यादा कोई व्यवसाय फला फूला है जी, जिससे विदेशों को भी सीख लेनी चाहिए कि हमारे यहाँ के नेता व्यवसाय में कितने सफल हैं कि साल 2 साल में
200 गुना नहीं, 500 गुना वो वृद्धि कर लेते हैं अपनी राजनीतिक बिजनेस। हाँ, राजनीतिक बिजनेस में 500 गुना वृद्धि कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि देश की जो पॉलिसी है ना, जो भी पार्टियां आई उन्होंने इस तरीके से विकसित किया कि इसमें गरीबों का नहीं, सिर्फ नेताओं का लाभ हुआ। नेता बड़ा बड़ा बनते चले गए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी पे नहीं बात कर रहा हूँ, वो कांग्रेस में भी हो सकते हैं, बीजेपी में भी हो सकते हैं, अन्य पार्टियों में भी हो सकते हैं। अब चूंकि मोदी जी ने ये जो नोटबंदी किया, इससे उनके उस तरक्की पे कुठाराघात है, जो उनको लग रहा है भविष्य में कुठाराघात होगा, इसके चलते उन्होंने ये परेशानी किया। अगर इसको ग्रहों के दायरे में हम देखें तो हम सबसे पहले मोदी जी की कुंडली पे आते हैं। एक तो सबसे पहले देखिए, मोदी जी की जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन की है और चंद्र मंगल लगन में बैठा हुआ है। और इस कुंडली की खूबसूरती देखिए आप, तो 4 बड़े ग्रह केंद्र में है। चौथे घर में गुरु है, 10वें घर में शनि शुक्र है और चंद्र मंगल लगन में वृश्चिक में बैठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति हमेशा साहसिक कदम उठाता है और वो ये भी नहीं सोचता है कि मेरे नीचे की जमीन मेरी बचेगी या नहीं बचेगी। वो हमेशा जो भी काम करता है लोगों के लिए करता है। जैसे देखिए, अभी पाकिस्तान पर उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया, लोगों ने कहा युद्ध हो जाएगा, लेकिन मोदी जी अनुराधा नक्षत्र के व्यक्ति हैं। अनुराधा नक्षत्र का व्यक्ति कभी सीधे बात नहीं करता है, वो प्लानिंग बनाने में बड़ा सफल होता है। यानी कोई भी चीज है वो फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ता है। वो कभी, अब 2017 में भी देखिए, पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत तनावपूर्ण संबंध होंगे अगर ज्योतिष के आईने में देखें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सीधे कोई युद्ध की स्थिति बनेगी, मोदी जी नहीं करेंगे। अब इस नोटबंदी पर अगर हम आते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि अभी थोड़ा सा जो समय चल रहा है, विशेष रूप से दिसंबर में मोदी जी को थोड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन 26 जनवरी को शनि धनु राशि में जाएगा। 26 दिसंबर के बाद 26 जनवरी को 26 जनवरी को शनि जो है धनु राशि में प्रवेश करेगा। अगर यहाँ से हम देखें तो मोदी जी के जो पॉपुलैरिटी है उसमें इजाफा होने लगेगा, बल्कि इसको हम जनवरी के पहले सप्ताह से ही देखने लग जाएंगे। और जो विरोधी पक्ष है धीरे धीरे पीछे होता चला जाएगा। इसको थोड़े दूरगामी परिणाम अगर हम देखें, ठीक है, आने वाले जुलाई अगस्त तक हो सकता है जनता को कष्ट भोगना पड़े, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम देखें, अगर हम जुलाई के बाद का समय देखें देश के लिए, तो मैं कहूँगा कि जनता को इससे काफ़ी लाभ होगा। और आर्थिक रूप से देश की क्या स्थिति रहेगी? नहीं, देश की स्थिति देखिए, छोटे समय में देश को एक तकलीफ आ सकती है, लेकिन अगर हम जुलाई के बाद का समय देखें तो धीरे धीरे देश प्रगति की तरफ बढ़ेगा। उसमें बेरोजगारी कम होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि 15 जनवरी से या जनवरी से 15 फरवरी के बीच में आप देखेंगे कुछ और बड़े दुशासिक अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री करेंगे। अब वो क्या करेंगे इसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो नोटबंदी से भी बड़ा कदम होगा। मतलब और कोई मजबूत फैसला? हाँ, मजबूत फैसला करेंगे वो। और इसको अगर हम जुलाई अगस्त तक के समय में देखें तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत हजारों लोगों को पर कानूनी कार्रवाई होगी, जो शायद अभी पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन अभी सवाल उठ रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं कि बड़े लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं। मैं ये ज्योतिष के अनुभव से ये कहना चाहता हूं कि ग्रह जो बोल रहे हैं कि आप 4-5 महीना इंतजार करें, काफ़ी बड़े लोगों के चेहरे भी सामने आएंगे, काफ़ी बड़े लोगों के भी चेहरे सामने आएंगे और वो भी, उन पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। अब इसका हम देखें, व्यापार जगत के हिसाब से देखा जाए तो अभी देखिए, व्यापार जगत के हिसाब से 2017 पूरे विश्व के लिए, आर्थिक इकोनॉमी के लिए अच्छा साल नहीं है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम, मतलब आप देखेंगे तो अगस्त से भारत की स्थिति में काफ़ी सुधार होगा और वो बढ़ता जाएगा। और विश्व की तुलना में भी अगर हम साल के अंत में देखेंगे भारत को, तो हमारा ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा होगा। तो अगस्त के बाद से जो ग्रोथ रेट है भारत का, वो बढ़ने की संभावना राजीव प्रकाश। लेकिन मुझे एक चीज़ और इसमें दिख रही है अभी कि अप्रैल से लेके हम अगर जुलाई अगस्त के बीच में देखें तो मुझे लगता है कि इनके साथ रहने वाले ही नेता या मंत्री इनके विरुद्ध जा सकते हैं या इनसे भीतर घात कर सकते हैं। कोई बड़ा नेता या बड़ा मंत्री इनसे भीतर घात कर सकते हैं। भीतर घात की संभावना है, जिससे थोड़ा समय इनकी बदनामी भी हो सकती है, इनको तकलीफ झेलना भी पड़ सकता है। लेकिन वो जुलाई के बाद आते आते
जी, वो उसको पकड़ लेंगे और उस पर भी वो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, उस नेता का भी सर्जिकल स्ट्राइक होगा। ये ज्योतिष के आईने में मैं देख पा रहा हूँ। अब हम इंतजार करेंगे 15 अगस्त का, उस दिन सारी तस्वीर साफ होगी। जी। तो राजीव जी ने जिस तरह से बताया कि नोटबंदी का असर किस तरह से यहाँ पड़ा है, नोटबंदी से व्यापार जगत कैसा रहेगा। राजीव जी, अगर शेयर बाजार की बात की जाए और सोने चांदी की बात कर ली जाए तो नोटबंदी का इस पर एक मोटे तौर पर क्या असर रहेगा? देखिए, जहाँ तक सोने चांदी की को मैं अगले वर्ष काफ़ी तेज़ी में देख रहा हूँ। शेयर बाजार के लिए मैं कहूँगा अगला वर्ष अच्छा नहीं है, कुल मिलाकर अच्छा नहीं है। बीच में थोड़े ऊपर जाएंगे बाजार, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम शेयर बाजार को 2017 के आईने में देखें तो ये नेगेटिव वर्ष होगा। फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा नेगेटिव होगा, फिर बीच में बाजार ऊपर जाएगा और फिर लास्ट क्वार्टर जो है, अंतिम 3 महीने में बाजार में बड़ी गिरावट आएगी। तो जो लोग लंबे समय के लिए शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको मैं कहूँगा सावधानी से चलें, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करें और मुनाफा कमा के नीचे खरीदें और जैसे थोड़ा ऊपर आए मुनाफा कमा के निकलते रहें। और सोना चांदी में मैंने बताया ही है कि अभी इन्वेस्टमेंट करने का समय है और इसमें करें, इसमें आगे आने वाले 6 महीने में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। राजीव जी, हमारे दर्शकों को अगले सप्ताह का विषय भी बता दें ताकि जो रुचि है वो बनी रहे। अगले सप्ताह दर्शकों हम बात करेंगे 2 विषय पर। एक तो हमें व्यापार में घाटा होता है, हमेशा लोगों का यह सवाल आता है कि मेरे बिजनेस सही नहीं चल रहे, मुझे व्यापार में घाटा होता है जी। तो ग्रहों के खराब होने से ये स्थिति आती है, लेकिन इसको हम बिना किसी उपाय किए कैसे बदलें, इस विषय पर हम बात करेंगे। दूसरा हम ये भी बात करेंगे कि 2017 के आईने में जी भारत की आर्थिक स्थिति क्या होगी और 2017 में भारत में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, इस पर हमारा वो एपिसोड होगा। और साथ ही दोस्तों, फिर से मैं आपको पुनः याद दिला दूं कि आप अपना प्रश्न करने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9669919000 पर व्हाट्सएप करें। इसमें अपना नाम, अपना जन्म स्थान और जन्म तारीख डाल दें, साथ ही अपना प्रश्न डाल दें। ठीक, तो जन्म, नाम या जो भी आपका नाम है, नाम, समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान, ये आप ना भूलें। राजीव जी, साथ ही एक सूचना मैं और देना चाहता हूं कि दर्शकों, एस्ट्रो दुनिया की तरफ से हर वर्ष हम पूरे विश्व के आर्थिक स्थिति पर, विश्व के शेयर बाजारों पर एक पुस्तक जारी करते हैं जो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में या जनवरी के पहले सप्ताह में हमारा निकलता है। ये इस वर्ष फिर निकल रहा है, ये हमारा 8वां संस्करण होगा। पिछले वर्ष के पुस्तक में हमने जो जो भविष्यवाणियाँ की थी सोना चांदी की तेज़ी के बारे में और करेंसी के मामले में, साथ ही शेयर बाजार के लिए, वो लगभग सही गई। 80% लगभग हमने पिछले साल की भविष्यवाणियों को कवर किया है। इस वर्ष फिर पुनः हम पुस्तक लेके दिसंबर अंतिम में या 5 जनवरी तक हम प्रकाशित करने जा रहे हैं। जो लोग ये किताब प्राप्त करना चाहते हैं, अगले वर्ष के जो इन्वेस्टर हैं, सोने चांदी के हों या करेंसी के हों या शेयर बाजार के हों या एग्रो प्रोडक्ट के हों, जो लोग दाल, चना, गेहूं वगैरह में भी इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो जानना चाहते हैं अगले साल का, तो उसके लिए आप astrodunia.com पर लॉगिन करें या rajivprakash.com पर लॉगिन करें तो आपको पुस्तक के बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। तो हमारे इस खास शो में आप राशि के हिसाब से किस तरह आपका समय रहेगा ये आप जानते हैं, एस्ट्रो दुनिया में व्यापार जगत में आपको किस तरह काम करना है ये आप जानते हैं, और साथ ही साथ ग्रहों का क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा और किस तरह आपको चलना है ये भी आप जानते हैं। तो राजीव जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, नए विषय के समस्या और उस समाधान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।